वेलकम टू बूस्ट ISPCS। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ का MCQ करंट अफेयर का। जो MCQ करंट के बेस पे वो जो बनते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जिस मंथ का मैगजीन रहेगा, जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त मंथ की मैगजीन हम देंगे फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर, देन सेकेंड वीक आपको हम देंगे MCQ। ओके, ये 50 MCQ होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके क्वेश्चन के लिए। और क्या होगा कि जो प्रीलिम्स आ रहा है, जो चाहे स्टेट PCS, यूपी स्टेट PCS हो और अन्य स्टेट PCS है, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं MCQ टाइप के करंट के, वो क्वेश्चन आपके मंथली मैगजीन से सॉर्टेड हो जाएंगे। आप जो हाई यील्ड क्वेश्चन है इनको एक बार देखिएगा, लगाइएगा, उसके बाद लगभग क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। ये क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा। ओके, तो हमारा यही टारगेट है। बाकी जो मैगजीन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, जिससे जैसे आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट की हिंदी में भी सर लाइए, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। और इसी तरीके से जो मैगजीन आएगी करंट अफेयर की, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिप्लेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जिसको कहते हैं मनरेगा योजना, 1 जुलाई 1 2026। ये डेट याद रखिएगा कि जुलाई 1 2026 को मनरेगा चेंज हुआ था। और किस नाम मतलब दोबारा चेंज होगा, क्या हुआ था, 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अपने आप पॉज करके इसको सही टिक लगाइए। इसमें सही ऑप्शन है VV जी रामजी एक्ट 2026, इस नाम से चेंज हुआ था। इसमें कुछ और फैक्ट बता देता हूँ, वैसे आपने करंट में इसको पढ़ रखा है। 125 दिन आपको कन्फर्म एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी तक 100 डे की गारंटी थी ना, तो अब 100 डे से 125 डे की गारंटी है। प्लस मिनिमम वेजेस आपका जो रहेगा, मिनिमम वेज वो कितना रुपये रहेगा, 300। मिनिमम वेज कम से कम 300 रुपये पर डे का रहेगा कम से कम। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो भी ज़्यादा दे सकती हूँ दे सकती हैं। ओके, अभी जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप कैसे करोगे। जैसे मैं तो अब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो डायरेक्टली सारे क्वेश्चन करते हुए चलने पड़ेंगे, लेकिन आप लोग क्या करें, जैसे सेकंड क्वेश्चन में आ गए तो सेकंड क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पॉज करिए, आप देखिए क्या आप कितना याद कर पाए इस क्वेश्चन के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे VV जी रामजी अधिनियम 2026 को आधिकारिक तौर पर 2 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किस गांव से लॉन्च किया गया था। तो वही इंग्लिश में भी, इंग्लिश हिंदी इतना मत करिए, ठीक है। ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन द जुलाई 2 बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान फ्रॉम व्हिच विलेज, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, कौन सा है, मुकावदीपल्ली विलेज, तिरुपति आंध्र प्रदेश। ओके, तिरुपति आंध्र प्रदेश, मुकावदीपल्ली विलेज, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। जैसे अंडर द न्यूली इनेक्टेड VV जी रामजी एक्ट रूरल वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थीमेटिक एरिया, ठीक है। कौन सा थीमेटिक एरिया रूरल विलेज के काम के लिए चुना गया है। अब जैसे इसमें कई सारे हैं, आपको 4 ऐसे हैं, जैसे इसमें वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और एक्सट्रीम वेदर, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और चरम मौसम, ये 4 लिए गए हैं मेनली। ओके, बाकी ये नहीं है, तो इनमें ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा तो आपको ये हटाने हैं, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, देन क्वेश्चन 4 आता है। क्वेश्चन 4 है VV जी रामजी अधिनियम 2026 के तहत कृषि मौसम के दौरान अनिवार्य कार्य का स्थगन पॉज अवधि क्या है, मतलब कितना दिन आपको कम से कम पॉज लेना पड़ेगा, ठीक है। वही व्हाट इज द मैंडेटरी पॉज पीरियड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन अंडर द VV जी रामजी एक्ट, इंग्लिश में ये है। तो एक्चुअली आप लोग अपना देखिएगा, बाकी इसमें करेक्ट ऑप्शन 60 डेज है, मतलब 60 दिन का कम से कम आपको पॉज लेना पड़ेगा, ठीक है। 60 दिन का पॉज का प्रोविजन है। ये कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए 3-4 क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है। देन भव्य योजना भारत औद्योगिक विकास योजना रासायनिक क्षेत्र का कुल वित्तीय परिव्यय अधिक, इसकी अवधि क्या है, वित्तीय परिव्यय मतलब, और इसकी अवधि मतलब क्या है, इसका टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फाइनेंशियल आउटले और इट्स ड्यूरेशन, ये 2 चीज़ आपको देखनी है इसमें भव्य स्कीम में। ओके, तो ये आपका कितना पे है, ये है 3030 करोड़ फॉर ईयर 5 ईयर, ठीक है। और ये है इसका लागत टोटल, तो कितना है 2026 से लेकर 2031, 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से 2030-31 फाइनेंशियल ईयर है, और 5 वर्षों के लिए, तो वही यहाँ पे दिया 5 वर्षों के लिए 3030 करोड़ रुपए, ये है करेक्ट ऑप्शन आपका। ओके, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख लीजिए इसको। देन आता है, देन अगेन इसी में, अंडर द भव्य स्कीम व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द ईच ऑफ द 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स
अंडर द प्लग एंड प्ले मॉडल। ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल इसमें यूज किया जाएगा। इसके थ्रू कितना स्क्वायर किलोमीटर का पार्क मिनिमम होना चाहिए, तो एक्चुअली वो 8 स्क्वायर किलोमीटर है, 8 स्क्वायर किलोमीटर और 200 एकड़। ठीक है, जो भी हो 8 स्क्वायर किलोमीटर 200 एकड़ जो भी है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगा। ओके, देन अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन जुलाई 15, 2026। इसी को हिंदी में 15 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी द्वारा शुरू किए गए सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना है। तो कुल वित्तीय आवंटन कितना है इसमें, ये एक्चुअली 1,27,500 करोड़, 1,27,500 करोड़, ये इसका वित्तीय आवंटन टोटल है। ओके, देन आगे देखते हैं इसी में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है ना कि टोटल वित्तीय आवंटन इतना है, लेकिन जब लॉन्च किया गया था थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें, टोटल 76,000 वित्तीय मतलब किया गया था, बट अभी जब टोटल इसका है इतना है। बाकी लॉन्च के टाइम पे दिसंबर 2021 में जब लॉन्च किया गया था ना, स्टार्टिंग में दिसंबर 2021 में लॉन्च किए गए थे, तो जो 2021 वाले के 76,000 करोड़ था, और अभी जो लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2026 में, उसमें 1,27,500 करोड़, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है सेमीकॉन 2.0, इसलिए इसका जो बजट है वो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द प्रगति इनिशिएटिव इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चर प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है प्रगति इनिशिएटिव, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इसको देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके, देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेट स्कीम विच वाज रिव्यूड इन जुलाई 2026 इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द नेशनल मिशन। किसका, वही हिंदी में ग्रेट योजना, जिसका जुलाई 2026 में समीक्षा की गई, किस राष्ट्रीय मिशन का एक प्रमुख घटन है। किस राष्ट्रीय मिशन का एक प्रमुख घटन है वो देखना है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कस्टम AI बोर्ड इंटीग्रेटेड इनटू NCERT's डिजिटल इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा। पहली चीज़ तो ई जादुई पिटारा किसका, NCERT का, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन सा NCERT की डिजिटल इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा में एकीकृत कस्टम AI बोर्ड्स में से एक नहीं है। देखो हमने इसमें 3 बोर्ड पढ़े थे उस टाइम पर ना, तो इनमें से कोई एक बोर्ड नहीं है। ओके, तो जो एक बोर्ड नहीं है वो कौन सा, वही देखते हैं। वैसे हमने बाल तारा नहीं पढ़ा था, ये गलत ऑप्शन है। बाकी इस जैसे कथा साथी, अभिभावक तारा और शिक्षक तारा। देखो कथा सखी कहानी सुनाना तरह टाइप का, अभिभावक मतलब पेरेंट्स का हो गया, शिक्षक मतलब टीचर का हो गया, और ये बच्चों का हो गया। अब बाल तारा इसमें नहीं है कोई। ठीक है, बाल तारा टाइप का कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए था, 3 to 8 ईयर हमने उस टाइम पढ़ा था, 3 to 8 ईयर चाइल्ड के लिए ये बताया गया था। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ई उपहार पोर्टल लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट इन जुलाई 2026। क्या है, जुलाई 2026 में राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा शुरू किए गए ई उपहार पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या है भाई प्राथमिक उद्देश्य, पब्लिक ऑक्शनिंग ऑफ गिफ्ट्स मेमेंटोस रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों की सार्वजनिक नीलामी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी और भी ऑप्शन है जैसे रजिस्टरिंग सिटीजन्स फॉर फ्री LPG, जिसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ द मार्जिनल कम्युनिटी, ये भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट टू मेरिट स्टूडेंट, नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, इसको में क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर द माइटीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम व्हाट एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड फॉर द डोमेस्टिक कंपोनेंट असेंबली फॉर R&D डिजाइन रिस्पेक्टिवली। ओके, ये आपको क्वेश्चन देखना है। देखो इसमें सारे ऑप्शन आप जैसे पढ़ोगे, जैसे एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना के तहत घरेलू घटक असेंबली और अनुसंधान एवं विकास R&D इसको बोलते हैं, डिजाइन के लिए क्रमशः क्या अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन किए जाते हैं। ओके, तो एक्चुअली इसमें क्या है ना, 1.5% ऑफ द असेंबली, 3.3% ऑफ द डिजाइन।
ठीक है, ये आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्कीम क्या है? स्कीम प्रोवाइड एडिशनल 1.5% फॉर डोमेस्टिक कंपोनेंट असेंबली एंड 3% इंसेंटिव फॉर द R&D डिजाइन। ओके, और एक बाकी जो उस टाइम पे हमने एक फैक्ट और बताया था कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, आफ्टर चाइना इज़ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बाय वॉल्यूम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 13 क्वेश्चन 13 में। अब एक बात देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन कितने ऑप्शन कैसे बनाते हैं यूपीपीसीएस वाले, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे, इसलिए इसको अच्छे से करिए। देन अंडर उत्तर प्रदेश मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द परसेंटेज ऑफ द सब्सिडी प्रोवाइडेड। देन उत्तर प्रदेश की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत कुल परियोजना लागत और प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का प्रतिशत क्या है इसमें देखते हैं। इसमें देखो सारे ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, 23.60 लाख 50% सब्सिडी, लगभग कितना 11.80 लाख तक। देन वही 23.60 लाख तक सब्सिडी, 60 लाख या फिर 50% सब्सिडी 11.80 लाख तक। बेसिक यही है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 23 इतनी है, ठीक है, और सब्सिडी आपकी 50% है या फिर 11.80 लाख। मतलब जो मिनिमम हो वो दिया। जैसा मान लो कोई पर्सन 20 लाख का लोन लेता है तो उसको पर्सन कितनी सब्सिडी मिलेगी? 10 लाख की। लेकिन कोई 22 लाख का 23.60 का लेता है तो इसका 50% कितना है? 11.80, इतना ही मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। जो मिनिमम रहेगा वो मिल जाएगा। बाकी नंद बाबा मिल्क मिशन आपको पता ही है। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 14, under the Uttar Pradesh government in partnership with the Hinduja Group has launched Project Ganga to provide last mile digital connectivity to household in how many districts। कितने जिलों में ये प्लान है इनका, ये देख रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुजा समूह के साथ साझेदारी में कितने कम कनेक्टिविटी वाले जिलों में घरों को अंतिम मील डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। ओके, तो इसका ऑप्शन सही है 21 जिलों की बात की गई। 21 प्रोजेक्ट गंगा टारगेट्स 21 लो कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी टू प्रोवाइड लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी यूजिंग गंगा फाइबर ब्रॉडबैंड फॉर 57,000 ग्राम पंचायत। एक बात समझ लो, जैसा अभी मान लो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा हूँ तो कुछ लोग को लग रहा हो कि यार इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हो, कुछ लोग को लग रहा है हिंदी में क्यों पढ़ रहे हो। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी थोड़ा सा हिंदी पे कमांड करना चाहिए। और कमांड कैसे आएगा? ऐसे स्मॉल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको हिंदी वाली पता रहेगी तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत तो आएगी ही। ओके, इसलिए हिंदी भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, इसलिए जो हिंदी में पढ़े उसको भी समझिए और देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एन लोन वेव लिमिट एंड लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया अंडर द रिव्यू यूपी किसान कर्ज माफी यूपी किसान ऋण मोचन स्कीम। मतलब पुनर्जीवित यूपी किसान कर्ज माफी यूपी किसान ऋण मोचन योजना के तहत ऋण माफी की सीमा में भूमि जोत मानदंड क्या है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप में करिएगा। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। करेक्ट ऑप्शन बी में क्या है? अप टू 1 लाख फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होल्डिंग एंड अप टू 2 एकड़, ठीक है, होल्डिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए, ठीक है, जो कि 2 एकड़ या मतलब 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक जमीन हो सकती है। 2 हेक्टेयर 5 एकड़ तक भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 1 लाख तक रुपए आपको माफ़ किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऋण माफी में 1 लाख तक आपका लोन माफ़ किया जाएगा अगर किसान की लैंड होल्डिंग 2 एकड़ से कम है या फिर 2 हेक्टेयर से कम है या फिर 5 एकड़ से कम है। ओके, देन अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 में क्या है? अंडर सीएम रिस्क मैनेजमेंट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, इसमें व्हाट इज द प्रीमियम शेयरिंग रेशियो बिटवीन द सेंटर स्टेट एंड फार्मर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना के तहत केंद्र और राज्य और किसान के बीच प्रीमियम साझाकरण अनुपात क्या है? प्रीमियम साझाकरण अनुपात क्या है? इसका 51% सेंटर देगा, स्टेट 34% देगा और किसान 15% देगा। ओके, इसका सही ऑप्शन यही है। ठीक है, एक बात समझिए, जैसे अभी यहाँ पे मैंने मतलब हम जब कन्वर्ट करें तो इसमें कुछ चीज़ें रह जा रही है, लेकिन जब आयोग के पेपर आएगा तो ये सारा हिंदी में ही आएगा, राज्य यहाँ पे लिखा रहेगा।
ओके, नहीं तो आप कहोगे सर तो हम ऐसे टिक लगा लेंगे कि इसमें 3 में हिंदी में लिखा है, 1 में इंग्लिश में लिखा है, ऐसा नहीं है। सेंटर का 51% है, स्टेट का 34% है और फार्मर का 15% है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड सीएम कैशलेस मेडिकल स्कीम या गुरु दक्षिणा योजना। गुरु दक्षिणा मतलब टीचरों के लिए इन उत्तर प्रदेश, हिंदी में उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना गुरु दक्षिणा योजना के तहत संविदा कर्मचारियों की किस श्रेणी को शामिल किया गया है। ओके, किस श्रेणी को के कर्मचारी को शामिल किया गया है। ये ओवर देखो थोड़ा सा इसमें मिट गया है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑप्शन सही वही मिट गया है। द स्कीम कवर्स 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अर्निंग ग्रेटर देन 10,000। ओके, 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ अर्निंग ग्रेटर देन 10,000, जो कि 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसे 15 लाख टीचरों के लिए ये स्कीम है। ओके, बाकी वही है कि हिंदी में 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले 15 लाख से अधिक संविदा शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें देखते हैं, इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द ड्रिलिंग एंड पंप सेट अंडर द रिवाइव्ड यूपी फ्री बोरिंग स्कीम। पुनर्जीवित, रिवाइव्ड है ना इसलिए पुनर्जीवित, यूपी मुफ्त बोरिंग योजना के तहत बोरिंग और पंप सेट के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, मतलब ये तो वैसे मतलब एग्जाम में आ सकता है, ये पॉइंट ये है। इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज़, ठीक है, बोरिंग के लिए आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगी, ठीक है। ये बोरिंग स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? फ्री बोरिंग स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1985, ठीक है, 1985 में लॉन्च हुई है और 2026 में दोबारा रिवाइव हुई है। तो लगभग कितने 15 इधर हो गए और 26 इधर हो गए, मतलब मान के चलो कि 25 साल इधर हो गए और 15 इधर, तो 40 साल के आसपास हो गया, 40 साल के बाद ये रिवाइव की गई है। इसमें थोड़ा सा है कि 10,000 रुपये रहेगा और 5 हार्स पावर पंप सेट फॉर स्मॉल फार्मर, इनके लिए रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इसको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको। What is the tree plantation target and the target year for increasing green cover up to 15% under यूपी वृक्षारोपण अभियान 2026। इसमें क्या टारगेट है, कैसे क्या है, उसको हम देखते हैं। ओके, इसमें 35 करोड़ सैम्पलिंग्स इन 1 डे एंड टारगेट 15% ग्रीन कवर बाई 2030। देखो 35 करोड़ सैम्पलिंग इन 1 डे का टारगेट है और 15% ग्रीन कवर बाई 2030। बाकी हिंदी में पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महावृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत हरित आवरण को बढ़ाकर 15% करने का वृक्षारोपण लक्ष्य वर्ष क्या है, क्या मतलब क्या लक्ष्य है और उसका ये तो एक दिन में 35 करोड़ पौधे और 2030 तक 15% हरित आवरण का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20 पे देखेंगे। बाकी इसमें एक और पॉइंट है, इसमें एक है हरितिमा ऐप, ठीक है, हरितिमा ऐप क्या नाम है, हरितिमा ऐप, ठीक है, आपके आंसर की में दिया गया है, वैसे हरितिमा ऐप है, ठीक है। हरितिमा ऐप से जियो टैगिंग के थ्रू हम देखेंगे कि भाई जो हमने पेड़ लगाया वो ही लगाया है नहीं लगाया है। ओके, तो वो चीज़ है, थोड़ा सा इसको आप चीज़ देख लीजिएगा। ओके, देन अगला क्वेश्चन है इसी में, अंडर द क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द रिवाइव्ड यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज एंड फाइनेंशियल सीलिंग प्रोवाइडेड फॉर द सोलर फेंसिंग टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। ये पुनर्जीवित यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 के तहत फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग सेट हेतु क्या सब्सिडी प्रतिशत एवं वित्तीय सीमा प्रदान की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 60% सोलर फेंसिंग सब्सिडी अप टू 1.43 लाख हेक्टेयर, जो कि हिंदी में 60% सोलर फेंसिंग सब्सिडी और 1.3 लाख पर हेक्टेयर ये आपको दी जाएगी। ओके, ठीक है। और बाकी ये स्पेशली जैसे बुंदेलखंड वगैरह वाला एरिया था ना, उसमें पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, सब दिक्कत रहती है, तो उनके लिए था, बट ठीक है, और सबके लिए जो भी इस क्राइटेरिया में आएंगे उन सबको ये चीज़ मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 आता है, कि 21 पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारनाथ वाराणसी वाज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है, मनरेगा के बाद।
साइड व्हाट इज़ द स्टैंडिंग इन द इंडिया एंड उत्तर प्रदेश रिस्पेक्टिवली, मतलब इसकी इंडिया और उत्तर प्रदेश में क्या स्टैंडिंग है। अगर इसका वैसे ऑप्शन ए करेक्ट है, सारनाथ वाराणसी को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, भारत और उत्तर प्रदेश की क्रमशः इनकी स्थिति क्या है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। 45th इंडिया में है और 4th उत्तर प्रदेश में है, इसका 45th इंडिया में है और 4th उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, इसके पहले अगर 4 मैं बात करूँ, 3 और अगर चौथा है यूपी में, तो यूपी के 3 और कौन से हैं, तो 3 और है ताजमहल, दूसरा आगरा फोर्ट, तीसरा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। 3 मतलब टफ पहले थे और एस और आ गया, टफ्स हो गया, ठीक है। टफ तो पहले ही था, टफ्स हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे याद रखिएगा जिससे आपको आसानी से टिक करने में आसान रहे। ओके, देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च फेज 2 ऑफ द स्कूल चलो अभियान टू टारगेट द 100% एलिमेंट्री इनरोलमेंट, ठीक है। तो यूपी स्पेसिफिक है, यूपी स्पेसिफिक वाले ऐसा पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या है, जो 22 का है, 22 का वैसे सहारनपुर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100% प्राथमिक नामांकन को लक्षित करने के लिए किस जिले से स्कूल चलो अभियान के चरण 2 की शुरुआत की, तो वो सहारनपुर से शुरुआत की है। ओके, इसको देख लीजिएगा, सहारनपुर से स्टार्ट किए, सहारनपुर वाला क्वेश्चन मतलब सहारनपुर से आ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली, क्योंकि स्कूल चलो अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक। ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक होगा तो पेनल्टी क्या है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम एवं संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित पेपर लीक, मतलब पेपर लीक मतलब मैक्सिमम पेनल्टी फॉर, इसको संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम सजा क्या है, अधिकतम सजा क्या है इसमें, देखो अधिकतम सजा इसके लिए 7 years to life imprisonment एंड फाइन ऑफ रेस 1 करोड़ to 10 करोड़, ओके, ये फाइन रहेगा, और 7 साल की जेल मतलब 7 साल से आजीवन कारावास और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना। ओके, देन अगला है क्वेश्चन नंबर 24, द न्यूली पास्ड नेशनल ऑनर इंसल्ट प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2026 मेक्स शोइंग इंसल्ट आर डिसरिस्पेक्ट टू विच नेशनल सिंबल ए लीगली पनिशेबल क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, तो ये आपको देखना, हाल ही में पारित राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण विधेयक 2026 किस राष्ट्रीय प्रतीक का अनादर या अपमान करने को कानूनी रूप में दंडनीय अपराध बनाता है। देखो ये काफ़ी फेमस मुद्दा है और अभी ये न्यूज में भी है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के लिए है जो अभी लाया गया है, अगर आप अनादर करते हो तो आपको दंडनीय अपराध मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 6 member हाई लेवल एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स फॉर्म्ड बाय द PM मोदी इन जुलाई 2026 टू मेक पब्लिक एग्जाम ट्रांसपेरेंट। कौन सी कमेटी बनाई गई है अभी रिसेंट में, तो सार्वजनिक परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जुलाई 2026 में PM मोदी द्वारा गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे, तो इसका ए ऑप्शन का सही, नंदन नीलेकानी जी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल ऑन जुलाई 21, 2026 व्हाट इज द मध्य प्रदेश क्रोनोलॉजिकल रैंक अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स अडॉप्टिंग द मॉडर्न UCC। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मध्य प्रदेश ने 21 जुलाई 2026 को समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, DPS में विधेयक पारित किया। आधुनिक समान नागरिक संहिता अपनाने वाले भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश का कालानुक्रमिक स्थान क्या है, ठीक है। तो वैसे इनका स्थान चौथा है। ओके, 4th स्टेट है मध्य प्रदेश। अगर चौथा स्टेट है तो 3 स्टेट आप बताइए कौन कौन से हैं। ओके, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड पहला है, उत्तराखंड है, यूके जिसको बोलते हैं, देन गुजरात है, देन असम है, ठीक है, और ये चौथा MP है, देन ठीक है, ये चौथा है MP। देन क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे, द स्पेशल टास्क फोर्स स्पेशल फास्ट ट्रैक
पेपर लीक कोर्ट established for speedy trial of the exam leak cases operate under which judge and what strict trial time limit? परीक्षा लीक मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए स्थापित विशेष फास्ट ट्रैक पेपर लीक कोर्ट किस न्यायाधीश के तहत काम करता है और मुकदमे की क्या सख्त समय सीमा है? मतलब वही टाइमलाइन बतानी है और लिमिट टाइम, मतलब वो जज कौन रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, जस्टिस अनु ग्रोवर बालिका, ट्रायल कंप्लीटेड विद इन 3 months ऑफ द चार्जशीट। ठीक है, तो वही चीज़ें कि मतलब क्या है कि मतलब आपको इसमें 2 चीज़ें बतानी है कि मतलब जज किस जज के अंडर में और इसकी टाइम लिमिट क्या है। तो स्पेशल टास्क फोर्स इज लेड बाई द अनु ग्रोवर बालिका। ठीक है, जस्टिस अनु ग्रोवर बालिका। ठीक है, इन्होंने लीड किया है और जो इसकी टाइम लिमिट है ना, ट्रायल कंप्लीटेड विद इन 3 months ऑफ द चार्जशीट। तो इसके दोनों ये ऑप्शन है। ओके, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 व्हाट आर द स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस फॉर द कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें आपको हिंदी में देखना है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत जांच और परीक्षण को क्रमशः पूरा करने की समय सीमा क्या निर्धारित है? ठीक है, 28 क्वेश्चन है ये हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका इन्वेस्टिगेशन इन 2 months एंड ट्रायल इन 6 months। ये चीज़ें ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन वाले में इन्वेस्टिगेशन आपका 2 महीने के अंदर होना चाहिए और ट्रायल आपका 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। 2 महीने में जांच और 6 महीने में परीक्षण मुकदमा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ड्यूरिंग पीएम मोदीज ऑफिशियल स्टेट विजिट टू इंडोनेशिया, इंडिया प्रोवाइडेड 1 lakh ton ऑफ विच सीड वैरायटी टू हेल्प द नेशन। पीएम मोदी की इंडोनेशिया की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने उस देश की मदद के लिए किस बीज की किस्म के 1000 टन प्रदान किए? किसका किया है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है इसमें है बी ऑप्शन करेक्ट, DWR 162 व्हीट सीड। DWR 162 बीज का, गेहूं का बीज। तो एक्चुअली गेहूं का बीज उन्होंने दिया 100 DWR। तो आपको राइस, कॉटन इन सब से कंफ्यूज कर सकते हो, मस्टर्ड इन सब से कंफ्यूज कर सकते हो। जैसे इसमें राइस का ऑप्शन दे दिया, पूसा बासमती राइस का अगेन दे दिया, HD2 ये मस्टर्ड ऑयल का दे दिया, आगे कॉटन का भी कोई टाइप देकर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये वीट का टाइप है, DWR 162 वीट। अगर आपको वीट पता है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 30 है अगला। द ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस JDDSC was formulated by during PM Modi's visit to Australia. Under this strategic visit, India will get up a space tracking terminal on which island? तो इसमें हिंदी में देखेंगे। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान रक्षा पर संयुक्त घोषणा JDDSC 2026 की तैयारी की गई थी। इस रणनीतिक यात्रा के तहत भारत किस द्वीप पर एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित करेगा? अच्छा क्वेश्चन है। ये कोकोस आइलैंड की बात की गई है। कोकोस आइलैंड, कोकोस द्वीप समूह, यहाँ पे जो टर्मिनल बनाने की स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल है, कोकोस आइलैंड पे बनाने की बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया इनके साथ में। और बाकी इसके लिए क्या कही, देखो कुछ और भी न्यूज़ में, जैसे फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी विल ओपन कैंपस एक्सटेंशन इन बेंगलुरु और विक्टोरिया इन गुड़गांव। ठीक है, तो ये 2 एक्सटर्नल न्यूज हैं। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए शायद। तो मतलब ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है आए, उतना इंपॉर्टेंट कम है बट आ सकता है। ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट टू न्यूजीलैंड, द फर्स्ट बाई एन इंडियन पीएम इन 40 years, विच इंटरनेशनल अलायंस डिड न्यूजीलैंड ज्वाइन? पीएम मोदी की न्यूजीलैंड दौरान के यात्रा के दौरान 40 वर्षों में किसी भारतीय पीएम द्वारा पहली यात्रा न्यूजीलैंड किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हुआ है? ठीक है, किस में शामिल हुआ है? ये ऑप्शन है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2030 के थ्रू शामिल हुआ है न्यूजीलैंड। ओके, देन अगला आता है क्वेश्चन नंबर 32। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कंप्लीटेड ए हिस्टोरिक विजिट टू ईस्टर्न यूरोप इन जुलाई 2026। शी मेड द फर्स्ट एवर स्टेट विजिट बाई एन इंडियन प्रेसिडेंट टू विच कंट्री? मतलब किस कंट्री का फर्स्ट टाइम विजिट इंडिया ने किया है? अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, इसमें मोल्डोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया, ये किसी फर्स्ट ईयर स्टेट विजिट बाई एन इंडियन प्रेसिडेंट है, कि मतलब एज ए प्रेसिडेंट विजिट की गई इंडिया के फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कौन सा है? मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपके। ओके,
एक और पॉइंट इसमें क्या है कि जब विजिट हुई थी ना, तो एक कंट्री की और भी विजिट हुई थी, उस कंट्री का नाम है रोमानिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रोमानिया की भी विजिट की थी, बट रोमानिया में ऑलरेडी हमारे प्रेसिडेंट पहले भी जा चुके हैं, इसलिए ये ऑप्शन रोमानिया नहीं आएगा इसमें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33, द्रौपदी मुर्मू विजिटेड मुर्मू अनवील्ड ए लार्ज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द हर जुलाई विजिट इन स्कॉप्ज। स्कॉप्ज इज द बर्थ प्लेस ऑफ द विच लेजेंडरी फिगर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2026 में स्कॉप्जे की अपनी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। स्कॉप्जे किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्ती का जन्म स्थान है? किसका है? मदर टेरेसा जी का है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन है? मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा जी का बर्थ प्लेस है। और स्कॉप्जे कैपिटल है नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल है। डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल कौन सी है, या कैपिटल मैच करने के लिए आ सकता है, तो स्कॉप्जे नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 34, द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1526। व्हाट इज द ट्रेड टारगेट बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम अंडर द सेटा बाई 2030। अब इसको हिंदी में भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ। सेटा के तहत 2030 तक लक्षित द्विपक्षीय व्यापार मात्रा क्या है? ठीक है, तो इसका एक्चुअली टारगेट पूछा गया है कि टारगेट इसका क्या है, तो इसका टारगेट 100 बिलियन का है, 100 बिलियन डॉलर। ठीक है, 100 बिलियन डॉलर, और ईयर भी वैसे टारगेट में रखा गया है बाई 2030। ठीक है, 100 बिलियन डॉलर बाई 2030 ये आपको कंप्लीट करना है टारगेट। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप डेवलप विक्रम-1 इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च्ड ऑन द जुलाई 18 2026। जो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। इसका स्काई रूट ऑप्शन है, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नेम इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड एंटी डेंगू वैक्सीन डेवलप्ड बाय द तकेडा फार्मास्यूटिकल जापान एंड अप्रूव्ड बाय द DGCA इन जुलाई 2026 विदाउट लोकल प्री टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मतलब देखो डेंगू वैक्सीन का नाम है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता नाम देखिए कौन सा है, डेंग वैक्सिया, वैसे क्यूडेंगा इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्यूडेंगा। ठीक है, क्यूडेंगा वैक्सीन का नाम है, जो कि एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जापान की तकेडा फार्मास्यूटिकल, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो जापान की तकेडा फार्मास्यूटिकल ने क्यूडेंगा डेवलप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन 37, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पर डोज एंड वीकली फ्रिक्वेंसी ऑफ द न्यू वीकली इंसुलिन अप्रूव्ड इन द इंडिया बाई नैनो नॉर्डिस्क इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में नोवो नॉर्डिस्क द्वारा भारत में अनुमोदित एक साप्ताहिक इंसुलिन की प्रति खुराक लागत और साप्ताहिक आवृत्ति क्या है? तो वो चीज़ आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन बी है, 261 पर डोज या फिर 261 रुपये प्रति खुराक। ठीक है, ये है। तो बेसिक क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नोवो नॉर्डिस्क डेनमार्क ने लॉन्च किया है। ठीक है, इंसुलिन आप टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए ठीक है, टाइप 1 एंड 2 डायबिटीज़ टाइप दोनों के लिए है। 261 रुपये पर डोज है, 70 यूनिट का है ये कॉस्ट। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द स्वार्म न्यूट्रलाइजिंग फीचर ऑफ एंड ड्रोन रेंज ऑफ भार्गवास्त्र डेवलप्ड बाय द DRDO एज इंडियाज फर्स्ट लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम। एक्चुअली जब से ऑपरेशन सिंदूर हो तब से ड्रोन और ये काउंटर ड्रोन इसका भाई काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गया है, मतलब बात इसकी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अब जो वार है उसका नेचर चेंज हो गया, तो उसमें ड्रोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो DRDO द्वारा विकसित भारत के पहले कम लागत वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र की झुंड निष्क्रिय करने की विशेषताएं और ड्रोन रेंज क्या है? ओके, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे ए है, रेंज 10 किलोमीटर है लार्ज ड्रोन की और 6 किलोमीटर स्मॉल ड्रोन की, और फायर क्या है, फायर 36/64 माइक्रो मिसाइल इन 10 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये सेट इस सेट में टारगेट कर सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच सैटेलाइट लॉन्च बाय द SpaceX Falcon रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर बैटरी पावर्ड सैटेलाइट। SpaceX Falcon 9 द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा उपग्रह दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु बैटरी संचालित उपग्रह का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है,
तो इसका सही ऑप्शन है बोर सेटेलाइट, BOHR सेटेलाइट, बोर सेटेलाइट। इसका क्या है, बायोवोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, ठीक है, बायोवोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी सेटेलाइट, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया, कहाँ बना, सेटेलाइट बिल्ड बाई सिटी लैब्स फ्लोरिडा, इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर बैटरी पावर्ड सेटेलाइट, ठीक है। तो वही बात है, अमेरिका ऐसे काम करता रहता है, ठीक है। तो बोथ सेटेलाइट का नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 में इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर एनर्जी कोडेन सेंटर वाज सेटअप एट द IIT हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद डसॉल्ट सिस्टम का देखेंगे, अंडर विच एक्ट इट वाज इस्टेब्लिश। दो क्वेश्चन इसमें, दो पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। अंडर विच एक्ट इट वाज इस्टेब्लिश, हिंदी में पढ़ेंगे। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग उत्कृष्टता केंद्र कोडेन सेंटर डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया था, या किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ओके। तो इसका है प्राइवेट फ्रेंडली पीस पैक्ट 2025। तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस एक्ट के थ्रू, तो ये प्राइवेट फ्रेंडली पीस पैक्ट 2025 के थ्रू, नॉट 26 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, ओके। देन अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप द स्टेट फर्स्ट लेपर्ड सफारी स्पेनिंग 1716 हेक्टेयर फॉरेस्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1711 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला राज्य का पहला तेंदुआ सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया है, कहाँ पे पहला तेंदुआ सफारी पार्क स्थापित किया है, पीलीभीत शाहजहाँपुर वन क्षेत्र, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 42 अगला है, PM मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स HPCL जियोर ज्वाइंट वेंचर इन विच लोकेशन। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर HPCL जियोर संयुक्त उद्यम का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, काम किया है, पचपदरा बलोतरा राजस्थान, ठीक है, पचपदरा बलोतरा राजस्थान। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी है क्वेश्चन वैसे, जैसे HPCL GOR इनिशिएटिव, तो GOR क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान, ठीक है, आज से राजस्थान है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंट है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ देखना, अगर कोई हिंट मिलती है तो उसको कर लेना। अब आज से गुजरात तो नहीं हो सकता है, आज से मध्य प्रदेश भी नहीं हो सकता, आज से उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता है, तो आज से राजस्थान ही हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान और HPCL का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, पचपदरा राजस्थान, ओके। तो ऐसा थोड़ा सा ट्रिक देखिए कि मतलब अगर ऐसा कुछ है एग्जाम में आपको मिल जाता है तो आप उससे करने की कोशिश करा करिए, ओके। तो देन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मैचा टी हैज़ बिगन कॉमर्शियल प्रोडक्शन एट छोरा तिंगाई टी स्टेट, मेकिंग विच स्टेट द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस माचा। चोरा टिंगराई चाय बागान में माचा चाय इंपॉर्टेंट है, का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है, जिससे कौन सा राज्य माचा का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये आपका असम है, ठीक है, असम बन गया है। ऐसे केस में असम ही बनता है, असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया भी है लेकिन इन्होंने ऑप्शन में जानबूझ के नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असम, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 44 आता है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट शब्दलोक इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम फीचरिंग 9 गैलरीज 30 लैंग्वेज लोकेटेड। भारत का पहला शब्दलोक इमर्सिव भाषा संग्रहालय जिसमें 9 दीर्घाओं और 380 भाषाओं को प्रदर्शित किया गया है, कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन नंबर 44 है। इसका ऑप्शन करेक्ट है, बेलवेदरे हाउस कोलकाता, बेलवेदरे हाउस कोलकाता, ठीक है, बेलवेडियर हाउस कोलकाता। देन क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज इंडियाज रैंक एंड स्कोर इन SDG रिपोर्ट 2026 इशूड बाय द UN SDSN, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र SDSN द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक और स्कोर क्या है। तो क्या है इंडिया की रैंक, इसमें 94 रैंक है और स्कोर 68.3 है, 94th रैंक के साथ 68.3 स्कोर इसका है 100 में से स्कोर, ओके। देन अगला क्वेश्चन है 26, देखते हैं इसमें, नहीं सॉरी 46, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 विच स्टेट टॉप द लार्ज स्टेट कैटेगरी एंड व्हाट वाज द उत्तर प्रदेश ओवरऑल नेशनल रैंक, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। हिंदी में नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक, क्योंकि ये नया इन्वेस्टमेंट
फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 है बना है और किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। के पहले संस्करण के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और समग्र रूप से भारत में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय रैंक क्या था? ठीक है, यूपी का रैंक भी बताना है और टॉप किसने किया ये बताना है। तो देखो इसमें जो पॉइंट ये है कि गुजरात लार्ज स्टेट में गुजरात ने टॉप किया है और उत्तर प्रदेश की रैंक है 19वीं ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल 19वीं रैंक है और गुजरात ने टॉप किया है। और वही सारे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यही सारे टॉप करेंगे। ठीक है, और देखो लार्ज स्टेट में यूपी की रैंक है 8th। ठीक है, और ओवरऑल रैंक है 19वीं। ठीक है, यूपी की नेशनल रैंक पूछी ना तो 19वीं है, लेकिन अगर लार्ज स्टेट में बात की जाए तो लार्जेस्ट। अब यहाँ कंफ्यूज आपको कैसे करेगा एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करेगा कि इसमें देखो 19वीं तो ओवरऑल रैंक दी है, लेकिन आपके दिमाग में घुमाएगा भाई बच्चे आपने 8th पढ़ा है, बेटा आपने 8th पढ़ा है। 8 कहाँ पढ़ा है बच्चों? आपने 8th पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है 8th? यूपी की लार्ज स्टेट में 8वीं रैंक है और ओवरऑल रैंक है 19वीं। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू द एस report 23-24, what is India's higher education gross enrollment ratio and the total number of STEM enrollment? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण एस रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात और कुल STEM नामांकनों की संख्या क्या है? ठीक है, इसमें क्या है देखो, इसका सही ऑप्शन है हिंदी में पढ़ लिया आपने। ठीक है, STEM नामांकन की संख्या है GER 31.1%, फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है? 31.2%। देखो टोटल 30 है और फीमेल का 31 है। स्टेम एनरोलमेंट क्या है? 1.02 करोड़ और पर GER कितना? 30.1%। ठीक है, उसमें बाकी ठीक है, स्टेम एनरोलमेंट टोटल इतना है और बाकी जो टोटल GER है वो इतना है। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें महिला का जो GER है 31.2% और स्टेम नामांकन 1.02 करोड़ है। ओके, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब बेसिक क्या है कि जो स्टेम का इन्वॉल्वमेंट है वो फर्स्ट टाइम 1.0 मतलब 1 करोड़ को क्रॉस किया, अभी 1.02 करोड़ हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। देन अगला क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज इंडियाज रैंक एंड टोटल नंबर ऑफ द यूनिकॉर्न्स अंडर द हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? ये आता है एग्जाम में। हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026, हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के तहत भारत की वैश्विक रैंक और कुल यूनिकॉर्न्स की संख्या क्या है? कुल यूनिकॉर्न्स की संख्या और वैश्विक रैंक आपको बतानी है। इसमें है 4th ग्लोबली है और 61 यूनिकॉर्न है। देखो इंडिया की रैंक ना 4थी है, ठीक है, ग्लोबली, और टोटल 61 यूनिकॉर्न इंडिया के पास है। ठीक है, और टॉप किसने किया है? टॉप किया है यूएसए ने। यूएसए के पास में कितना यूनिकॉर्न है? 806 यूनिकॉर्न यूएसए के पास है। और इंडिया में बेंगलुरु इज इंडियाज यूनिकॉर्न कैपिटल। ठीक है, और इसमें जो 61 है ना, इसमें जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु इसके पास 25 यूनिकॉर्न है। ठीक है, 25 यूनिकॉर्न तो बेंगलुरु के पास ही है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री वन द 23rd एडिशन ऑफ द मेंस फीफा वर्ल्ड कप एंड हु वाज द अवार्डेड द गोल्डन बॉल और किसने जीता है? दोनों चीज़ आपको बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन है, नहीं हिंदी में पढ़े थे पहले, पुरुषों के फीफा विश्व कप 2026 मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 23वां संस्करण किस देश ने जीता और किसे प्रतिष्ठित गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया? इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। स्पेन ने किया 1-0 से, मतलब जीता अर्जेंटीना में, एक्स्ट्रा टाइम में गोल मारा था। और रोड्री वन द गोल्डन बॉल। ठीक है, और गोल्डन बूट किसने जीता है? गोल्डन बूट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में गोल्डन बूट भी आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब गोल्डन बूट फ्रांस के जो फुटबॉलर थे उन्होंने जीता है। नाम ये आप लोग अब इसमें मतलब बताइए क्या है। तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ऑप्शन है किलियन एम्बेप्पे है। ठीक है, किलियन एम्बेप्पे ने गोल्डन बूट जीता है। इन्होंने जो ये है ना, इन्होंने गोल्डन बूट जीता है, गोल्डन बूट। तो बेसिकली क्या है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि भाई किलियन एम्बेप्पे काफ़ी फेमस में है, इनको लगा दो टिक, तो अर्जेंटीना और ऐसे करेगा, फिर ये स्पेन 1-0 जिताएगा और किलियन एम्बेप्पे को गोल्डन बॉल दे, जबकि ये गोल्डन बूट जीते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेज विद दियर
जुलाई 2026 डिटेल करेक्टली। जैसे पहला क्या है, 1 जुलाई 2026 वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे और 10 जुलाई नेशनल फिश फार्मर डे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिनों को उनके जुलाई 2026 के विवरण के साथ सम्मिलित करें। 1 जुलाई 2026 विश्व ग्रामीण दिवस विकास दिवस। 10 जुलाई 2026 राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। सही विकल्प इसमें चुनना है। देखो इसमें सही ऑप्शन ए है। देखो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द बांग्लादेश, मतलब पहला वाला क्या है, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द बांग्लादेश। थीम क्या है, फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ द फूड सिस्टम। ठीक है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस ये इन्होंने प्रपोज किया था। और सेकंड क्या है, सेकंड 10 जुलाई 2026 वाला क्या है, कमेमोरेट्स डॉक्टर KH अली कुन्ही एंड डॉक्टर HL चौधरीज 1957 कार्ब्स ब्रीडिंग। तो अब हिंदी में देखते हैं। पहली बार बांग्लादेश और प्रस्तावित इसमें फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ द फूड सिस्टम। और दूसरे केस में क्या है, डॉक्टर KH अलीकुनी और डॉक्टर LH चौधरी के 1957 के कार्ब्स प्रेरित प्रजनन की स्मृति में। ओके, तो यहाँ से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग कोशिश करिए कि 50 क्वेश्चन करिएगा। हम इसकी PDF अपने चैनल में डाल देंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, 50 क्वेश्चन MCQ। ठीक है, आपके हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। इसके साथ साथ क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन भी नीचे रहेगा, एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं, आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप इतना करेंगे तो आपका जो 2026 में दिसंबर में आने वाला है पेपर, उसके लिए करंट सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि जो 25 से 35 क्वेश्चन आते हैं ना, 25 से 35 क्वेश्चन तक आते हैं, मतलब 30 एवरेज रहता है। इनमें से जो 70% क्वेश्चन आता है ना, 70% का मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास। 20 क्वेश्चन तो आपके लास्ट के 6 मंथ में ही आता है। ठीक है, लास्ट के 6 मंथ से आता है, मतलब जो भी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर रहेगा, इससे 70% क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप मंथली वाला जरूर करिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए, अगर आप सिलेक्शन सच में चाहते हैं। क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब गैप क्रिएट करता है। ओके, इसके अलावा अभी हमारा जो अगला टारगेट है कि जैसे यूपी का अलग से पेपर होता है GS 5-6, तो वो इनिशिएटिव हम ऑलरेडी लेकर आए अपने चैनल पे। GS 5-6 जो राकेश सरस्वत सर की बुक है, उससे बेस्ड कंटेंट हमारा रहेगा। तो उस बुक के बेस पे हम पढ़ाएंगे और नोट भी उसकी हम शेयर करेंगे, आपको PDF अलग से शेयर करेंगे। प्लस यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी हम हिंदी इंग्लिश में लेके आ रहे हैं, वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें करंट अफेयर जो MCQ पढ़ाया जा रहा है या फिर करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।